स्टार्ट करें रुपेश जी? जी। स्क्रीन विजिबल है? यस। यस सर। ठीक है, आज हम लोग पोस्ट प्रेफरेंसेज 71 का बात बार-बार हो रहा था और जिनका पीटी निकला है वो फॉर्म भर देंगे ज़रूर से ज़रूर। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे और जो हायरार्की है, पोस्ट प्रेफरेंसेज है, उसको पता रखना है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी होता है। हर व्यक्ति का अपना-अपना प्रोफ़ाइल होता है। किसी को पसंद होता है पब्लिक इंटरैक्शन, पब्लिक डीलिंग, किसी को पसंद होता है केवल वर्क, काम कंपोज़्ड, किन्हीं को है कि आगे हायर स्टडी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं, उस हिसाब से अपना-अपना और इस पे अलग-अलग पोस्ट है, कि नहीं कि नहीं बस जो हो गया सो हो गया। तो अपने-अपने अकॉर्डिंग सैंपल प्रोफाइल समझ लेंगे, हम लोग शॉर्ट में ही रखेंगे और लास्ट में उसका हमने रखा है कि 3 प्रकार का कैटेगरी बना के रखा है कि उसमें एक जो फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं या जिनका एक अच्छा या फ़ील्ड वर्क होता है, पब्लिक इंटरेक्शन होता है, एक बैलेंस्ड है और एक जो स्टडी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो तीनों का अलग-अलग है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आपकी क्या पर्सनैलिटी सूट करती है, आप कितना बेहतर कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में जानेंगे, अलग-अलग पद का क्या कार्य है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या दायित्व है, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ठीक है, ये मैं ऊपर रख सकता हूँ या ये ऊपर रख सकती हूँ। इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। तो हम लोग शॉर्ट में प्रयास करेंगे, जितने भी पोस्ट हैं, कुल 15 पोस्ट इस बार 71 में है, उस 15 पोस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आपका अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता और ये बिहार प्रशासनिक सेवा बीएस कैडर का नाम बीएस है। इसमें एक चीज़ ये है कि देखिए, जब हम लोग बीएस का बात करते हैं तो लोग आम तौर पे समझ लेते हैं कि ये एसडीएम है। एसडीएम आप स्टार्टिंग में नहीं बनते हैं, एडीसी बनते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब कोई भी ऑफ़िस एक कार्यालय का मतलब क्या होता है, एक कार्यालय में एक सेटअप होता है। जैसे उ वो जो पदाधिकारी है गज़टेड है कि नहीं है, उनके पास व्हीकल है कि नहीं है, उनके पास अपना प्यून है कि नहीं है, अपना ऑफ़िस है कि नहीं है। क्या कुछ बोल रहे हैं रुपेश सर? मेरी आवाज़ क्लियर है? ऑडिबल है? यस सर। जी सर। ओके। गज़टेड है कि नहीं, व्हीकल है कि नहीं, प्यून है कि नहीं, ऑफ़िस है अपना है कि नहीं और साथ-साथ जो उसमें ऑफ़िस का जो कल्चर होता है ना कि एक ऑफ़िस सेटअप में क्या है, साथ में एक बड़ा बाबू होता है, हेड क्लर्क, उसको बोलते हैं बड़ा बाबू, जूनियर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्यून। ये सारा एक ऑफ़िस में सेटअप होना चाहिए। तो हम लोग ये प्रोफ़ाइल देखेंगे कि वो लेवल क्या हाँ, लेवल क्या है, 9 का है, 7 का है, गज़टेड है कि नहीं है, व्हीकल है कि नहीं है, उस ऑफ़िस में हेड क्लर्क, जूनियर क्लर्क, बड़ा बाबू, छोटा बाबू है कि नहीं है, प्यून है कि नहीं, एक अपना ऑफ़िस चैम्बर है कि नहीं है, साथ-साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपराइटर होना चाहिए। इसके अलावा ये हो कि अ, जो वर्क कल्चर हो कि कैसा है, उसको हम लोग जानेंगे और साथ-साथ हायरार्की जानेंगे। हायरार्की, ठीक है, एक चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं एसडीसी में क्या है, ये आपका बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। लेवल 9 होता है इनका, लेवल 9 होता है। स्टार्टिंग में इनको गाड़ी ग्रेडेड होते हैं, स्टार्टिंग में इनको गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी कैसे मिलती है इनको? या कंबाइंड रूप से या जिस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, बाकी सारे फंक्शनरीज़ बेहतर है तो वहाँ मिल जाता है, लेकिन
जैसे सिवान में कई जिलों में ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग में कंबाइंड रूप से रहता है, जैसे 2 एसडीसी या 3 एसटीसी के ऊपर एक गाड़ी होती है। लेकिन जब जिला स्तर के जो पद हैं, चाहे वो डीपीआरओ का पद है या डीसीएलआर का पद है या एनडीसी का पद है, एनडीसी नजारत का होता है या पीजीआरओ का पद है, ये सब जब पद मिल जाते हैं तो उनके पास सारा गाड़ी है, मिल जाता है, डीडीओ भी होते हैं, ऑफिस होता है, चैम्बर होता है, पियून होते हैं, वो सारा स्टेशनरी, सारा फंक्शनरी मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में प्रशिक्षण के बाद जब आप आते हैं तो उस समय स्टार्टिंग गाड़ी नहीं मिलता है। उसके बाद जब आप 3 साल 4 साल अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपका क्या प्रोफाइल रहा है, कैसा आपने परफॉर्म किया है, आपका पीआर परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो बोलते हैं और एपीआर भी बोलते हैं, वो कैसा रहा है उस हिसाब पे आपका प्रमोशन एज ए एसडीएम किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि अल्टीमेटली 101 अनुमंडल ही है, 101 में 67 ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, बाकी 33 जो होते हैं वो जो आईएएस से आते हैं वो बनते हैं। थोड़ा सा वर्क क्या है, बॉस ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन सब डिवीजन अनुमंडल में जो भी एक एसडीएम का कार्य हम लोग देख रहे हैं कि उसका क्या कार्य होता है। कि समान तौर पे जब आप बीएस की बात करते हैं तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं तो यही बात पूछी जाती है कि हाँ कैसा आप एज एसडीएम आप या प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अनुमंडल के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वो हेड होते हैं, किस कैडर से बिलोंग करते हैं, बीएस से। इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी पॉलिसी होती है अनुमंडल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उसको इम्प्लीमेंट कराना, साथ-साथ योजनाओं का निरीक्षण करना, जितने भी डिपार्टमेंट से, कुल 48 डिपार्टमेंट से, तो उनके अंदर है, वो जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मेन काम क्या है इनका, एक तो पीडीएस को अच्छे तरीके से संचालन करवाना होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011, और आपका कुछ ये लैंड जो डिस्प्यूट होता है, लैंड डिस्प्यूट उसके लिए कोर्ट चलता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है। लॉ एंड ऑर्डर में भी जो आप देखते हैं कि जैसे कि कहीं मेला लगने वाला है तो उसका लाइसेंस एसडीएम ऑफिस से ही मिलता है। किसी तरीके का डिस्प्यूट्स हो गया तो वहाँ पे मजिस्ट्रियल ऑर्डर, प्रिवेंटिव ऑर्डर निकलता है, वो एसडीएम ऑफिस से निकलता है। और विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटा-मोटा क्राइम हो रहा है, 2 साल का पनिशमेंट भी एसडीएम कोर्ट में दिया जा सकता है क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। सेक्शन 144 पहले था कर्फ्यू लगाने का, अब ये सेक्शन 163 है तो उसके माध्यम से लगता है। लाइसेंस देते हैं, फेयर का, जुलूस का, कोई प्रोसेशन होता है, ये सारा काम एज ए एसडीएम करते हैं। जब एक एसडीसी, एक बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जब एसडीएम बनते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो कुछ-कुछ शाखाएँ हैं जिला में, जितने डिपार्टमेंट्स उतनी शाखाएँ होती है। उस सारी शाखाओं के या तो हेड के रूप में कार्य करते हैं या जो पॉपुलर पोस्ट है लाइक डीपीआरओ, पीजीआरओ, डीसीएलआर, एनडीसी उसके रूप में कार्य करते हैं। ये सब शाखाएँ हैं, निर्यात शाखा है, गोपनीय शाखा है, सामान शाखा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है क्योंकि डीएम अकेले तो उसके सहयोग के लिए बहुत सारी शाखाएँ होती है और शाखा के प्रभारी एक एसडीसी रैंक के पदाधिकारी होते हैं जो बीएस कैडर से आते हैं, यही है। और इसमें क्लियर है? अब इसमें एसडीपीओ देख लेते हैं, एसडीपीओ क्या है? सेम लेवल 9 का ही पद होता है, उसमें भी गज़ेटेड है। डीडीओ होता है क्या कि लेवल 9 गज़ेटेड डीडीओ, डीडीओ क्या होता है? ड्राइंग एंड डिस्पर्सल ऑफिसर, पैसा अपना सैलरी और साथ-साथ अपने स्टाफ्स का सैलरी निकाल सकते हैं, उनका वेतन छुट्टी वगैरह, ये डीडीओ देखते हैं। तो वो जो ऑफिसर होते हैं वो डीडीओ भी होते हैं, लेवल 9 है, गेस्टेड हैं और साथ जो ऑफिस का सेटअप है बड़ा-बड़ा वो पियून वगैरह ये चीज़ें एसडीपी ऑफिस में भी होती है। ये क्या है अनुमंडल लेवल पे। अब इनमें ये भी होता है कि जो डीवाईएसपी जब स्टार्टिंग में जॉइन करते हैं तो एज ए एसडीपीओ नहीं जॉइन करते, एज ए एसडीपीओ पद नहीं मिल जाता। जिस तरीके से इसमें भी एसडीएम का पद नहीं मिलता है उसी प्रकार से एज ए एसडीपीओ तुरंत नहीं मिलता है। आप एज ए डीवाईएसपी लाइन पुलिस लाइन काम कर सकते हैं, एज ए डीवाईएसपी आपको ट्रैफिक के रूप में काम किया जा सकता है,
डीवाईएसपी, एसपी ऑफिस में काम करते हैं या आप साइबर थाना में काम करते हैं, जब कुछ अनुभव हो जाते हैं 2 साल, 3 साल, तब आपको एसडीपीओ बनाया जाता है। एसडीपीओ का मतलब हो गया कि ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है अनुमंडल लेवल पे, उसकी देख-रेख एसडीपीओ करते हैं। ये बिलॉन्ग क्या करते हैं? बिहार पुलिस सर्विस से करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, क्राइम्स को रोकना है, प्रिवेंटिव दोनों तरह का क्राइम रोकना है। साथ-साथ जो उनके अंतर्गत उस अनुमंडल में जितने भी थाने हैं, सर्किल इंस्पेक्टर्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग बैठक करना, एसएचओ की बैठक करना, एसआई की बैठक करना और जो भी केसेज़ है उसको सुपरविज़न किया जाता है। जब भी कोई केस आता है एसएचओ के माध्यम से या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से जब कोई केस आता है, तो अनुमंडल कार्यालय मतलब एसडीपीओ ऑफिस भी आता है और एसडीपीओ ऑफिस वहाँ से एक बार फिर से सुपरविज़न होता है कि जो एफआईआर किया गया है, उसमें जो अभियुक्त नाम है, वो सही है कि नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद किसी का नाम अगर गलती से पड़ गया है या दबाव में पड़ गया है, तो उसको हटाया भी जाता है। किसी का नाम छूट गया है, तो वो नाम डाला भी जाता है क्योंकि हाई प्रोफाइल अगर हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। दैट्स व्हाई एसडीपीओ ऑफिस से गुजरता है, तो सुपरविज़न का काम भी एसडीपीओ साहब करते हैं। तो जितने भी केसेज़ है उसका देखना, सुपरविज़न करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ट्रैफिक पुलिस देखना, वीआईपी की सिक्योरिटी करना, प्रिवेंटिव क्राइम, पेट्रोलिंग ये सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। अदरवाइज़ डीवाईएसपी लाइन बनते हैं, तो लाइन में उनका काम क्या होता है कि किनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कांस्टेबल हैं, उसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, एग्ज़ाम्स में, फेयर्स में, मेला में, जुलूस में, उसकी मॉनिटरिंग करना है। ट्रैफिक में है तो ट्रैफिक का आप जान ही रहे हैं चालान काटना होता है ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से सुदृढ़ रहे, चालान कट जाएगा ये वगैरह-वगैरह। इसके अलावा आपका अगर एसपी ऑफिस में है तो सारा चीज़ देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का अलग-अलग वहाँ भी शाखा होता है, जो भी डाक आता है। तो अलग-अलग कार्य बँटा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप ट्रेनिंग के बाद आते हैं, तो कोई एक शाखा दिया जाएगा आपको या आपको बहुत बहुत ट्रैफिक का बना दिया गया डीवाईएसपी या लाइन का बना दिया गया। उसके बाद आपको फुल फ्लेज्ड एसडीपीओ आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तब एसडीपीओ बनाया जाता है। तो ये बेसिक है आपका एसडीएम या बीएस बोलिए या एजीसी बोलिए, ऐसे आप बीएस के पदाधिकारी कर सकते हैं, उसके बाद ये आपका एसडीपीओ जो डीवाईएसपी हम जानते हैं। ये दोनों में कोई कन्फ्यूजन है? हम आगे बढ़ेंगे फिर। आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है, सब रजिस्ट्रार का है। सब रजिस्ट्रार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर देखा जाए तो सिविल पोस्ट में एचटीसी के बाद अब कई लोगों को सब रजिस्ट्रार एचडीसी से ऊपर पसंद आ सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब से ये नया रैंक जो है ऐड किया है, तो बीएस का पदाधिकारी इसलिए बीएस का पदाधिकारी है क्योंकि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उसे किसी भी डिपार्टमेंट 48 डिपार्टमेंट से उसे किसी भी डिपार्टमेंट में रख सकती है। सब रजिस्ट्रार ये जो हैं लेवल 9 के अधिकारी होते हैं, गज़ेटेड हैं, डीडीओ हैं, इनके पास गाड़ी है, आवास भी है, बिजली वगैरह-वगैरह है। इसके साथ-साथ क्या है, ये काम इनका क्या है, रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या चीज़ का? प्रॉपर्टी का। जो विक्रेता है, जो साथ-साथ जो खरीदार है, दोनों आपस में वहाँ पे जाएँगे, पूछेंगे आप स्वतः स्वेच्छा से बेचना चाह रहे हैं? हाँ, बेचना चाह रहे हैं। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका शुल्क होता है और शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा लैंड्स का, सेट्स का, बिल्डिंग्स का, मैरेज रजिस्ट्रेशन दैट्स व्हाई ही इज़ आल्सो कॉल्ड मैरेज विशेष विवाह पदाधिकारी स्पेशल मैरेज ऑफिसर। तो मैरेज का रजिस्ट्रेशन होता है, डाइवोर्स का रजिस्ट्रेशन भी होता है, जब कैंसल कराना है, एडॉप्शन का भी होता है, डाइवोर्स, एडॉप्शन, लैंड, शेड्स, बिल्डिंग्स इसके अलावा साथ-साथ जो भी एसेट्स जो भी पैसा आया निबंधन के दौरान या मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान वो सारा उसको सरकारी खज़ाने में बीटीसी फॉर्म को या अलग-अलग माध्यम से उसको जमा की जाती है। तो ये आपका जो सब रजिस्ट्रार का काम क्या है, एक तरह से निबंधन करना, रेवेन्यू जनरेट करना अलग-अलग सोर्स के माध्यम से। इनका आप हायरार्की देखेंगे तो
सब रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार है। सब रजिस्ट्रार का जो पद होता है ये जिला कैडर का भी होता है, और यहाँ जिले बड़े हैं, अनुमंडल बड़े हैं, तो कुछ अंचल, उसको अंचल नाम दिया गया है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, अंचल निबंधन कार्यालय। तो वहाँ पे भी होता है कि एक अनुमंडल में अगर 10 ब्लॉक से ज़्यादा है तो वहाँ पे भी जिला में भी रहेंगे, साथ-साथ ब्लॉक लेवल पे भी 1-2 रजिस्ट्री ऑफिस बनाया जाता है और होता भी है, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं। सब रजिस्ट्रार है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये सारा आपका हायरार्की है। मेन अभी वर्क प्रोफाइल जान लीजिए ये क्या है, ताकि आपको सहूलियत होगा कि हम किस पर्सनैलिटी के आते हैं और हमें कैसा वर्क करना पसंद है। ये आपका सब रजिस्ट्रार का है। ये देखिए असिस्टेंट, ये एआरसीएस इसको बोलते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारिता। तो ये जो है आपका एआरसीएस का काम क्या है? एक तो नंबर लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, डीडीओ भी है, साथ-साथ गाड़ी भी है। इसका क्या कार्य है? इसके अंदर अभी जो आपका 71 में बीसीयू का पद भी आया है, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। तो इन दोनों को हम लोग साथ पढ़ते हैं। बीसीयू का जो काम है, उसकी मॉनिटरिंग करना होता है। ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, ये ब्लॉक लेवल का पद है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है। ये बाद में ये एआरसीएस डीसीयू भी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, जिला सहकारिता पदाधिकारी। तो बीसीयू का काम क्या है? सहकारिता विभाग का जो काम है, सहकारिता विभाग क्या करती है? एक तो होता है कि जो भी पैक्स के माध्यम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसका जो भी मेंबर बनते हैं, तो वो फॉरवर्डिंग, मतलब पैक्स होता है पंचायत लेवल पे। एक अध्यक्ष होते हैं और एक प्रबंधक होते हैं। इनकी मॉनिटरिंग कौन करते हैं? बीसीओ करते हैं। पैक्स पंचायत लेवल पे, तो सपोज करिए कि एक ब्लॉक में 10 पंचायत है, तो 10 पैक्स होंगे। एक जिस तरह से पंचायत में मुखिया और पंचायत सचिव होता है, उसी प्रकार से पैक्स का भी एक हायरार्की है, एक यूनिट बना हुआ है। उसमें प्रबंधक होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? वो आपका पैक्स अध्यक्ष होते हैं। इनके द्वारा कार्य क्या होता है? धान की अधिप्राप्ति की जाती है। अब धान का अधिप्राप्ति कैसे होता है? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, वो उस क्षेत्र में क्रॉप कटिंग के हिसाब से पर हेक्टेयर निकालते हैं, कितना पैदावार हुआ है, उस हिसाब से टारगेट फिक्स होता है, और उसके बाद धान की अधिप्राप्ति ये पैक्स के माध्यम से धान को खरीदारी किया जाता है। धान खरीदने के बाद फिर वो मिल में जाता है, मिल के बाद फिर वो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को जाता है। ये प्रक्रिया है, और उसके बाद किसान को डीबीटी माध्यम से पैसा मिलता है। तो इस सारे कार्य का मॉनिटरिंग करना होता है बीसीए को, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को। इसके साथ-साथ जितने भी नए मेंबर्स पैक्स के बनना चाहते हैं, उस मेंबर को भी रजिस्ट्रेशन फॉरवर्डिंग जाएगा यहाँ से। अगर किसी तरीके, एक तो अध्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी पाया गया, 45 डेज में लैप्स हो गया, तो फिर ये जो एआरसीएस है, वही देखते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसका नाम ही है सहायक निबंधक। तो अगर तरह का गड़बड़ी पाया गया, सामान्य तौर पे क्या होता है कि पैक्स अध्यक्ष जो है अप्रूव नहीं करना चाहते हैं, पैक्स का वो मेंबर नहीं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट भी लगती है और उसको ये सुलझाते भी हैं, और इनके पास ये ऑथराइज़ भी है। इसके अलावा सहकारिता में बहुत सारा काम कर रही है, ग्रामीण हाट बनवाने जा रही है, सुधा डेयरी का काम अभी प्लान है कि प्रत्येक पैक्स में सुधा डेयरी भी एस्टेब्लिशमेंट हो, पेट्रोल पंप खोलने का विचार चल रहा है कि अनुदान पे पेट्रोल दिया जाएगा, डीज़ल दिया जाएगा। कंप्यूटराइज़ेशन ऑफ पैक्स, प्रत्येक पैक्स में कंप्यूटर दिया जाएगा, सारा कुछ कंप्यूटराइज़ेशन हो, अप टू डेट हो। तो ये सारा कार्य बीसीओ के माध्यम, बीसीओ मॉनिटरिंग करते हैं, और बीसीओ को मॉनिटरिंग कौन करते हैं? एआरसीएस। एआरसीएस की मॉनिटरिंग डीसीओ, जिला लेवल पे दोनों ही कैडर है, लेकिन सैलरी कौन देते हैं? एआरसीएस ही देते हैं। तो एआरसीएस, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, उसके भी एमडी होते हैं। अगर डीसीओ जहाँ अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिर एआरसीएस ही देखते हैं सारा कार्य।
तो समझ लीजिए कि जितने भी सहकारिता विभाग का जो भी कार्य है, धान आदि प्राप्ति से लेकर के पेट्रोल पंप, ग्रामीण हाट, राइस मिल्स, सारा कार्य ये देखते हैं और साथ-साथ पैक्स का नया मेंबर बनाना, पैक्स का इलेक्शन होना, पैक्स का अध्यक्ष होते हैं, उसमें मेंबर होते हैं, एक क्रियान्वयन समिति होती है, बाकायदा उस तरीके से काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन कमिटी होती है। ये आपका एआरसीएस और बीसीओ, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। लेकिन जब बीसीओ का हम लोग बात करते हैं, तो बीसीओ का जो पद है वो लेवल 7 का पद है, नॉन गेज़ेटेड पद है, इसके पास गाड़ी नहीं है। साथ-साथ ऑफ़िस में सिर्फ़ एक ही ऑपरेटर है, तो थोड़ा-सा क्रंचेज़ है, अभी रिसेंटली 71 से ही ऐड किया गया है। इससे पहले इसकी रिक्रूटमेंट बीएसएससी के माध्यम से होती थी। तो एआरसीएस बहुत अच्छा पद है, तो इसको आप 3 या 4 नंबर पे ही रखने का प्रयास करेंगे, बहुत बेहतर पद है। बहुत ज़्यादा पब्लिक की इंटरेक्शन भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक तरह से बैलेंस्ड पद है, ठीक-ठाक आपका रेपुटेशन है और साथ-साथ गाड़ी है, सब चीज़ है। आप ऑफ़िसर्स का सैलरी दे रहे हैं, वो भी अब बीपीएससी से आ रहे हैं, उसकी सैलरी आप देंगे, उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एआरसीएस एक ठीक-ठाक एक अच्छा पद है, सब रजिस्ट्रार के बाद आप रख सकते हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें 3 पद सॉरी सोशल सिक्योरिटी, डिसेबल एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर, ये अलग कैडर बनाया गया, पहले ये कैडर नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते थे बीएस, उनके माध्यम से ही ये सारा चीज़ होता था। वही उन्हीं को प्रभार दिया जाता था और वही देखते थे। सोशल सिक्योरिटी सेल, अब देखिए पहला है सोशल सिक्योरिटी सेल, उसमें क्या है, कौन-कौन सा स्कीम है, पारिवारिक लाभ योजना है, कबीर अंत्योदय है, लक्ष्मी पेंशन है, विधवा पेंशन है, आपका दिव्यांग दिव्यांग के लिए अलग से बना ही दिया गया है। तो जो हम लोग 6 तरह का पेंशन है, इसके अलावा सीएम पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्योदय योजना और भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकता है, वो सारा इनकी मॉनिटरिंग करना। ये लेवल 9 के होते हैं, गेजेटेड होते हैं, डीडीओ होते हैं, साथ-साथ इनके पास गाड़ी भी अवेलेबल है। तीनों के पास गाड़ी अवेलेबल है। ये एक अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको फील्ड में आप जाइए, आपको मन है तो, अदरवाइज़ आप एक तरह से मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं। आप ब्लॉक लेवल पे बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके माध्यम से रिपोर्ट ली जाती है। तो एक तरह से रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग करने का काम है और फील्ड पे मन किया तो जाते हैं। अदरवाइज़ पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है और हर चीज़ है, लेवल 9 है, ग्रेडेड रेडियो हो, तो एक बैलेंस पद है। ना ज़्यादा ना कम और आप स्टडी भी अच्छी तरीके से आप समय मिलेगा, 10 से 5 के तो बाद ही समय पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है जिससे कि आप पूरे क्यूस हो जाएँ। एक ठीक-ठाक पद है ये। असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबल एम्पावरमेंट, जो भी ई-रिक्शा दी जाती है, इलेक्ट्रिक रिक्शा दी जाती है या छात्रवृत्ति है, पेंशन है, जितना भी डिसेबल को लेकर के, दिव्यांग को लेकर के जो भी कार्य किए जाते हैं, तो सहायक निदेशक ये सारा कुछ देखते हैं। ये भी लेवल 9 है, गेजेटेड है, डीडीओ है और ये सारा वर्क इनके अंदर आता है। असिस्टेंट डायरेक्टर बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसमें एक लेवल जिला लेवल पे ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। किशोर न्याय परिषद का गठन कराना, जब कोई चाइल्ड का रेस्क्यू होता है, जैसे कि लेवल एनफोर्समेंट के माध्यम से या एलिश के माध्यम से, लेवल सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक के माध्यम से, जब रेस्क्यू होता है बच्चे का, रेस्क्यू होने के बाद इनकी भी ज़िम्मेवारी होती है, एडीसीपी असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन का, ऐसे हम लोग एडीसीपी बोलते हैं। इनकी भी ज़िम्मेवारी होती है, वो भी टीम में होते हैं, किशोर न्याय परिषद में जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है, सीडब्ल्यूसी, जो चाइल्ड रेस्क्यू किया जाता है, तो सीडब्ल्यूसी भेजने में भी कमिटी गठन होता है, बाकायदा उसकी प्रक्रिया होती है। और जितने भी स्कीम्स है चाइल्ड वेलफेयर से, अभी जो बाल हृदय योजना था और उसके स्कॉलरशिप को लेकर के जो भी जितने भी चाइल्ड वेलफेयर से स्कीम होती है, सारा वो कौन देखते हैं? ये एडीसीपी देखते हैं, लेवल 9 है, गज़ेटेड है, डीडीओ है। कुल मिला के ये भी बैलेंस्ड है, लेवल 9 का पद है और फील्ड पे जाना है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, बैलेंस्ड है।
ये भी आप बीच में आप रख सकते हैं 7 पे, ठीक-ठाक पद है। अगला संख्या कल्याण सेवा नहीं है, तो ये भी नया क्रिएट किया गया है कैडर, मैंडेटरी वेलफेयर ऑफिसर। इसका देखिएगा रैंक तो डीएमडब्ल्यू है, डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी वही सब ये चारों पाँचों में यही चीज़ें हैं, जो हायरार्की है आपका, मैनेटरी वेलफेयर ऑफिसर, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, जूनियर डायरेक्टर, यही सारा हायरार्की है। कुछ पद आपका ब्लॉक लेवल पे है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, जिनको बहुत शौक है फील्ड में डायरेक्ट ग्राउंड पे वर्क करने का, होता है कि नहीं डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन। और सही बात ये भी है कि ब्लॉक और पंचायत से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अगर ब्लॉक और पंचायत अगर ढंग से काम नहीं करे, तो फिर वो सारा ऊपर, क्योंकि सारे ऊपर जितने आप ऊपर जाते हैं, एक मॉनिटरिंग का काम होता है। एजुकेशन अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत वहीं से होता है, और अल्टीमेटली एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। तो जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर जो होते हैं, बीडीओ हैं, सीईओ हैं, पीआरओ हैं, पहले बीडीओ डायरेक्ट, अब तो आरडीओ हैं, तो आरडीओ के बाद बीडीओ बनते हैं, आरओ से सीईओ होते हैं, पीआरओ हैं, फिर अब तो बीसीओ भी आ गए हैं, बीडब्ल्यू है, एलईओ है, अब बीडब्ल्यू में भी एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, जितने भी पद हैं। अब तो आरओ का जो पद है, अभी इस बार का जो ब्लॉक लेवल का पद है, उसमें आरओ लेवल का पद, आरओ जो है ये लेवल 7 का है, लेकिन इंटरेस्टेड है, साथ साथ गाड़ी भी है लेवल इसके 7 में पास। गैजेट है सर? हाँ, इंटरेस्टेड है, गाड़ी भी है, साथ साथ कार्य। सबसे अच्छी बात है, देखिए प्रमोशन भी टाइमली हो जा रहा है, और कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे जब आप आरडीओ का देखते हैं, वो भी लेवल 7 है, गस्टेड है, लेकिन इसका वो कार्य का बंटवारा नहीं किया गया आरडीओ आरडीओ और वीडियो में। तो समान तौर पे आरडीओ क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल पे जो भी वीडियो को असिस्ट करने का कार्य करना होगा, जहाँ पे भी एडिशनल आरडीओ को नियुक्त किया गया है। लेकिन आरओ में सबसे बेनिफिट अच्छी बात है कि अगर सपोज करिए कि उस क्षेत्र में 10 पंचायत हैं, तो 10 पंचायत में बाँट दिया गया है कि 6 पंचायत सीईओ के पास या ओड इवन कर दिया गया है, कि इवन वाला सीईओ के पास रहेगा और ओड वाला आरओ के पास रहेगा। पंचायत तक बाँट दिया है कि उस पंचायत से संबंधित जो भी म्यूटेशन होगा, परिमार्जन होगा, जमाबंदी का रद्दीकरण करना होगा, की मापी कराना होगा, या वार्षिक पर्चा, जो भी जितने भी तरह के कार्य हो सकते हैं, सारा कार्य आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है परिमार्जन, दाखिल खारिज, जमीन की मापी कराना, पंजी टू अपडेट कराना, राजस्व महाअभियान, सर्वे, बसेरा अभियान, कास्ट इनकम रेसिडेंस तो आरओ को ही बनाना है। इसमें कास्ट इनकम रेसिडेंस ये फुल फ्लेज्ड आरओ को ही दिया गया, उसका ही नंबर लगता है। लैंड सर्वे, तो जितने भी राजस्व विभाग के कार्य होते हैं, राजस्व महाअभियान ये भी लिख लीजिए, सर्वे लिख लीजिए, तो जितने भी कार्य होते हैं वो आरओ के माध्यम से होता है, संबंधित पंचायत, संबंधित मौजा, संबंधित हल्का, तो बांट दिया गया है। और ये अच्छी बात है कि गाड़ी भी है, गस्टेड है, अपना एक ऑफिस सेटअप है। हाँ, सैलरी इनका सीईओ ही देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स का ये कि छुट्टी वगैरह होता है, क्योंकि वो बड़ी पदाधिकारी है अंचल में, दैट्स व्हाई उनकी छुट्टी और उनका सैलरी सीईओ देते हैं। अदरवाइज बाकी कार्य का बंटवारा कर दिया गया, तो ठीक पद है। और प्रमोशन भी अगर 4 साल, 3 साल, 4 साल में आपको लेवल 9 तो नहीं दिया जाएगा। अगर खाली होगा, अच्छा वर्क होगा, तो आपको फिर अंचलाधिकारी के रूप में भी पोस्टिंग की जा सकती है। पद हायरार्की क्या है, सीईओ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीसीएलआर, एडीएम है, तो सीईओ बनते हैं, सीईओ के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बनते हैं। अगर जहाँ अंचल खाली नहीं है, अंचलाधिकारी का पद, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना जाएगा अनुमंडल में। डीसीएलआर भी बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और लास्ट में एडीएम। जल्दी ज्वाइन किए हैं, 22 साल, 23 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप एडीएम, यहाँ तक एडीएम भी, एडीएम तो बन ही जाएँगे लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स में। आरडीओ का इस बार तो है नहीं, तो फिर भी हम देख लेते हैं, वही काम है जो वीडियो का कार्य है, उसका असिस्ट करना है, इशारा है, इलेक्शन का देखना है, सेंसस है, आपदा है, एसबीएम का काम होता है, स्वच्छ भारत मिशन का, ये भी लेवल 7 का है, गस्टेड है, लेकिन इसके पास गाड़ी एज ए वीडियो मिला है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हाँ, उसमें कार्य का जैसे कुछ कार्य हो तो वीडियो का गाड़ी यूज करना होगा, लेकिन अलग से जिस तरह से आरओ का कार्य का बंटवारा है, उस तरह से नहीं है।
बाकी सारा जितने भी कार्य होते हैं इलेक्शन, सेंसस, आपदा, जो मूल काम इनका है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, भैया स्वच्छ भारत बिहार अभियान, इसके अलावा इलेक्शन है, सबसे ये सब कार्य देखना होता है। बीपीआरओ पहले बीपीआरओ का जो रिक्रूटमेंट ओबीसी के माध्यम से ही होता था। 2021 64 से ही बीपीएससी में शामिल किया गया। ये लेवल 7 का पद है। अभी ये नॉन गेस्टेड है, गाड़ी है। और वर्क प्रोफाइल क्या है इसका? जो ग्राम पंचायत लेवल पे पंचायत जो मुखिया होते हैं और पंचायत सचिव, जितनी भी योजनाएं चलती है ग्राम पंचायत लेवल पे, चाहे वो नली गली है, छठ घाट है, चबूतरा है, पेवर ब्लॉक है, लाइब्रेरी है, जो भी ग्राम पंचायत लेवल पे कार्य होता है उसका इंस्पेक्शन करना है, मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा वो जितने स्टाफ्स होते हैं, कार्यपालक सहायक है, पंचायत सचिव है, लेखापाल है, उसका एब्सेंटी वगैरह उसके मॉनिटरिंग अथॉरिटी होते हैं। इसके अलावा अन्य जो काम होते हैं इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और समान रेगुलर तौर पे जो ग्राम कचहरी का संचालन करना है तो उसमें सरपंच के साथ बैठक होगा, ग्राम कचहरी सचिव होते हैं, न्याय मित्र होते हैं। रिसोर्सेज बहुत है अभी, क्योंकि अब जब हम लोग पढ़ते हैं कि ये पंचायती राज संस्था तो 29 विषय है, लेकिन अभी डिवोल्यूशन की जो बात होती है, लोग रैंक भी देखे थे, एक बार रैंक भी निकला था, तभी 18 नंबर पे बिहार है। और डिवोल्यूशन अभी पावर का उतने अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। दैट्स वाई अभी भी बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब फुल फ्लेज आपको ऑटोनॉमस नहीं दिया गया है, इसलिए बीपीआरओ का अभी भी पावर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं किया गया है। तो इसका कार्य अभी यही मॉनिटरिंग करना है पंचायत समिति लेवल पे। प्रमुख जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो बीडीओ होते हैं और एडिशनल एग्जीक्यूटिव बीपीआरओ को बनाया गया है, पहले फुल फ्लेज थे। तो उसमें क्या है कि साथ में मिल करके पंचायत समिति लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हम लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है और जिला लेवल पे जिला परिषद होता है। लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज। तो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये दोनों कार्य पंचायत समिति लेवल पे कार्य करना है, करवाना है, मॉनिटरिंग करना है, साथ साथ ग्राम पंचायत लेवल पे भी जो भी गाइडलाइन से विभाग का जो भी कार्य, जैसे पंचायत से का भवन अभी बन रहा है, विवाह मंडप बन रहा है, तो ये सारा कार्य देखना है, करवाना है, गाइडलाइंस को फॉलो करवाना है। खर्च जो भी अनुदान आ रहा है, कैसे ग्रांट अधिक से अधिक आए, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो वगैरह। बाकी तो जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, डिसिप्लिन है, सेंसस है, वो सब तो देखना है ही। प्रमोशन यही है, बीपीआरओ है, उसके बाद लेक्चर है, डीपीआरओ है, तब डीपीआरओ है। तो ये आपका हो गया, बीपीआरओ का हो गया, आरओ का हो गया। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर। हाँ, ये देखिए वेलफेयर का जब हम लोग बात करते हैं तो वेलफेयर में आपका एक तो बीसी होता है, एक एससी एसटी होता है, एक माइनॉरिटी होता है। तो एससी एसटी वेलफेयर में ही विकास मित्र आते हैं। विकास मित्र का जो कंसेप्ट है वो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर एससी एसटी वाले, और इसे समान तौर पे ये तो पद क्रिएट किया गया है, लेकिन अभी भी पद की उतना प्रत्येक ब्लॉक में अभी भी नहीं आ पाए हैं पदाधिकारी। तो समान तौर पे एक ही कोई भी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से सारा कार्य होता है। चाहे वो एससी एसटी वाला मामला हो, बीसी का मामला हो, सब वही देखते हैं, माइनॉरिटी वाला भी हो। लेकिन अलग अलग पद क्रिएट किया गया है। तो एससी एसटी का काम, जब एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर है तो एससी एसटी वेलफेयर से संबंधित देखेंगे। उसकी स्क्रीन इनके नीचे क्या होता है, विकास मित्र होता है, लेवल 7 है, नॉन गस्टेड है, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। वर्क प्रोफाइल इनका ये विकास रजिस्टर, जो विकास मित्र बनाते हैं, योजनाओं के बारे में अवेयरनेस। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान चल रहा था, जो छूटे हुए बसावट है या जो छूटे हुए परिवार है, एससी एसटी के टोली में जाकर के कैंप करना था। और जो भी सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं हैं, 22 योजनाओं का लाभ में जाती है, आय है, निवास है, पेंशन है, बर्थ है, डेथ है, जितनी भी सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास किया जा रहा था। एकलव्य छात्रावास, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास। इसके अलावा एससी एसटी एक्ट, कितने अगर उस क्षेत्र में घटना घट गया है तो सारा कुछ जांच करके
एफआईआर करवाना भी जो ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है उनको देखना होता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन जानते ही हैं आप लोग, जो भी आवासीय विद्यालय है, आवासीय छात्रावास है, बिहार महादलित विकास मिशन, ये सारा जितने भी SC/ST वेलफेयर से संबंधित जो भी स्कीम से वो सारा इम्प्लीमेंट करवाना, इसमें विकास रजिस्टर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्योंकि विकास रजिस्टर में ही मेंशन्ड होता है कि किस, अगर मान लीजिए कि एक पंचायत में 10 टोले हैं, तो 10 टोले में किस-किस टोले में सारी बेसिक सुविधाएँ, बेसिक एमिनिटीज़ मिल गई है, नहीं मिली है। अगर मान लीजिए कि मिल गई है, सभी लोगों का राशन कार्ड बन गया है, सभी लोगों का जाति आय निवास बन गया है, सभी लोग का जन्म प्रमाण पत्र बन गया है, तो उसमें मेंशन होते रहता है, वो अप टू डेट करना होता है विकास रजिस्टर को, जो कि विकास मित्र करते हैं। दैट्स व्हाई विकास मित्र जो होते हैं, कंसर्न्ड पंचायत के ही बनाए जाते हैं। और अवेयरनेस तो करना ही है, बाकी ये जो स्कीम है बहुत बढ़िया है, छात्रावास क्लब वाला या भीमराव अम्बेडकर आवासीय छात्र विद्यालय, ये भी अच्छा स्कीम है। इसके लिए सोसाइटी जो काम करती है, बिहार महादलित विकास मिशन, इनके माध्यम से ही काम होता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि अलग-अलग कमिटी होती है, जैसे जीविका का है, जीविका का एक सोसाइटी है, उस सिविल सोसाइटी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। बिपार्ड अपने आप में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया है। आप जिसको भी ट्रेनिंग लेना होता है, जैसे मान लें जितने भी ट्रेनिंग पे जाते हैं ऑफिसर्स, तो सभी टाई अप करना होता है, एमओयू साइन होता है, पैसा देता है विपार्ड संस्था को, तब उतने ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये इसी तरह से बनाया गया है कि कैसे SC/ST को अधिक से अधिक डेवलप किया जाए और उसका अवेयरनेस किया जाए। तो यही SC/ST का कार्य है। मैंडेटरी का भी वही होगा, जितने मॉनिटरी से संबंधित स्कीम्स है, उसकी छात्रवृत्ति है एंड वजीफा जो मिलता है, या तो इसमें सबसे, इसमें जो दिया गया है शायद लेवल 6 दिया है मैंडेटरी वेलफेयर का। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि आप बीपीएससी से ले रहे हैं और लेवल 6 का पद बिल्कुल भी उचित नहीं है। बाकी बीडब्ल्यू SC/ST को रखा गया है लेवल 7 में, आपका BC लेवल 7 में है, लेकिन इसे लेवल 6 में रखा गया है माइनॉरिटी को। ये गंभीर बात है, ये कम से कम एटलीस्ट लेवल 7 रखना चाहिए। तो ना गाड़ी है, ना ढंग का चीज़ें अभी भी स्ट्रगलिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब नए ब्लॉक जहाँ-जहाँ बन रहे हैं, वहाँ तो चीज़ें अच्छी हो गई है, लेकिन जहाँ नहीं बना है, वहाँ पे दिक्कत अभी भी है। एलियो देख लीजिए, एलियो इस बार है, नहीं एलएस है, सॉरी एलएस है। देखो देखिए ऊपर खनेवा ना सब कितने देखो कितना माइक बंद कर लेंगे, किन्हीं का माइक ऑन रह गया है, प्लीज माइक बंद करें। देखो 3 बजे रात तक ही चलता। एलएस लेबर सुपरिटेंडेंट सब अधीक्षक, देखिए एलएस क्या है, देखिए अब एलएस अलग कैडर है, एलयू अलग कैडर है। विडंबना ये है कि उसी बीपीएससी से आ रहे हैं दोनों, अगर एलएस बन गए तो आप इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, एलयू बन गए तो फिर इनको रिपोर्ट करना होगा। दोनों अलग अलग कैडर है, लेकिन तो यही एक ही एग्जाम से एलएस भी एलयू भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी चॉइस गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा आपको सिक्वेंस इधर हो गया, 2-5 नंबर इधर हो गया, तो कहाँ रिपोर्ट करवाने वाले थे, कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, सी द डिफरेंस। इसी तरीके से ARCS में भी हो गया है, अब BCO। इसलिए रैंक, इंटरव्यू, मार्क्स, आप बेहतर पोस्ट डिफेंस हर चीज माइनटली अगर जानेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बार बार एक ही काम को फिर पता चला कि आप लेवल 7 मिला है, स्ट्रगल कर रहे हैं कि लेवल 9 मिल जाता, वो बेवजह, उससे अच्छा आप कुछ और करते हैं, अपना एनर्जी कहीं और लगाते हैं। ठीक है, एलियो क्या है, लेवल 7 का पद है, अनगस्टेड है, गाड़ी हाँ इसमें मिलती है, सबसे अच्छी बात है गाड़ी है इसके पास। ब्लॉक लेवल के में जैसे कि बीडीओ सीओ के पास तो गाड़ी है ही, बीडीओ सीओ के पास तो गाड़ी है, उसके बाद आपके पास आरओ के पास गाड़ी है, फिर आपका बीपीआरओ के पास गाड़ी है, एलजीओ के पास गाड़ी है, सीडीपीओ के पास गाड़ी है, यही है, 4-5 लोग के पास है। तो ये आप बाकी चीजें दिक्कत है तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इनका काम क्या है, लेबर कार्ड बनवाना, ई श्रम भी होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ई श्रम है, लेबर कार्ड बिहार सरकार का है। इसमें बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये एक बना हुआ बॉडी है लेबर डिपार्टमेंट के अंदर।
अब देखिए लेबर डिपार्टमेंट, इसका नाम पूरा है लेबर रिसोर्स श्रम संसाधन विभाग। अब इसके अंदर आईटीआई भी आता है। आईटीआई इसके अंदर आता है नियोजनालय, जो जिला लेवल पे होता है, जिला नियोजन पदाधिकारी। तो अलग अलग जैसा, तो इनका ये काम क्या है, कितने बेहतर तरीके से जो भी लेबर हैं या जो भी मजदूर हैं या अनऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, नॉन ऑर्गेनाइज दोनों में, उसको कैसे अधिक से अधिक, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट है या लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का समय से उसका रेगुलर बेज मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का लाइसेंस उसने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, लेबर सेस, लेबर सेस होता है कि आप लेबर सेस जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उस का 1% देना होता है। सपोज करिए कि आपकी बिल्डिंग का कॉस्ट मान लीजिए 20 लाख है, तो 20 लाख का 1%, 20,000 रुपये आपको लेबर डिपार्टमेंट को देना होगा। लेबर शेष उसको बोलते हैं। जो भी बिल्डिंग बनती है, मॉल बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या नॉन गवर्नमेंट हो या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये लेबर कार्ड का है, लेबर शेष का कंसेप्ट है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, बिहार प्रवासी मजदूर घटना योजना, इसमें 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख रुपए मिलता है। जो बाहर में काम करते हुए किसी का देहांत हो गया या सडन डेथ हो गई, अगर लेबर कार्ड बना हुआ है सॉरी, लेबर कार्ड बना हुआ है, तो उनको 2.5 लाख रुपए मिलता है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, पारिवारिक उसमें पंजी होता है वो होना चाहिए, एफआईआर का रिपोर्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारा कुछ मांगा जाता है। चाइल्ड रेस्क्यू, समय समय पे चाइल्ड रेस्क्यू करते हैं, टीम गठित होती है। पेंशन का भी इसमें स्कीम है। स्कॉलरशिप भी है, जो स्कॉलरशिप बच्चे को अगर क्लास 11 10 तक या 11 12 तक भी है, जिनको नहीं मिल पाया शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो वो लेबर डिपार्टमेंट भी देती है। और सारा स्कीम वर्क करती है, एक्सिक्यूट करती है। और इस सारे स्कीम का रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एलएस एलएस देखते हैं सारे एलईओ का। उसका छुट्टी हो देते हैं, उसका गाड़ी का पेमेंट वहीं से होता है, एलएस के माध्यम से ही होता है। साथ साथ जो भी एस्टेब्लिशमेंट वहीं पे है तो सैलरी का वहीं है। बाकी एलएस का कोर्ट भी चलता है, लेबर सुपरिटेंडेंट का कोर्ट भी चलता है। इसी तरह का मामला फंस गया है, किसी लेबर को नहीं मिला है पैसा, तो वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। एलएस के ऊपर एएलसी होते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सहायक हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं, फिर लेबर कमिश्नर होते हैं। तो एएलएस एएलसी सब पे कोर्ट भी चलता है। अब अगर मान लीजिए कि एलएस नहीं सुन रहा है, तो आप एलएस पे या एएलसी के पास भी शिकायत कर सकते हैं। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर उनकी भी सैलरी समय से नहीं मिल रही है, वो भी कंप्लेन कर सकते हैं और उनकी सुनवाई होगी और कंसर्न डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा। तो डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन अभी उतने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड्स नहीं दिए गए हैं। अभी कंसेप्ट चल रहा है कि लेबर मित्र देने का कंसेप्ट चल रहा है। इस तरह का हो जाता है तो बेहतर हो जाएगा। अभी इवॉल्विंग पद है। कोई पद छूट रहा है? मेरी तरफ से इतना ही है। कोई और पद छूट रहा है बताइए। एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ। देखिए हम लोग इस पे बात कर लिया, मंडल पदाधिकारी, कृषि परीक्षक, वार्ड निबंधक, सह परीक्षक हो गया। हाँ, ये छूट रहा है एक पदाधिकारी। एक पदाधिकारी क्या है, ये लेवल 9 का पद है, रजिस्टर्ड है, गाड़ी भी मिलती है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, ओके ओके। लेवल 9 है, रजिस्टर्ड है, गाड़ी है। इसके अलावा आपका अभी जो शुगर मिल खुलने का बात हो रहा है, शुगर मिल खुलने वाला है, तो उसमें पहले से 9 थे, तो उसका फिर से रिज्यूमेट करना है। और अभी फिर नेक्स्ट कितने खुलने हैं, 25 शायद लोग खुलने वाले हैं, तो उसका देखना है। अभी इथेनॉल का बात चल रहा था, मोलेसेस से इथेनॉल प्रोड्यूस करना, तो ठीक ठाक काम इनका भी है, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है डायरेक्ट। एफआरपी जो होता है, तो ये सारा काम जहाँ गन्ने का डेवलपमेंट कैसे अधिक हो सकता है, गन्ना उद्योग विभाग भी अलग से है, तो इसके लिए सारे रिपोर्टिंग करते हैं। लेवल 9 का पद है, बीच में बैलेंस है, बहुत ज्यादा बहुत कम, बीच में रख सकते हैं।
इस पे हम लोग बात कर ही लिए हैं, सहायक निबंधक पे बात हो गया। हाँ, ये देख लीजिए, सब डिविजनल एसडीडब्ल्यूओ, सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर, बीसी ईबीसी, ये भी लेवल 7 का पद है, गजेटेड है, बट गाड़ी नहीं है, और ये मंडल पर होते हैं। इसके जो सैलरी एसडीएम के माध्यम से मिलता है, और एक तरह से समझ लीजिए कि जो ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है, उसका रिपोर्टिंग, उसकी मॉनिटरिंग करना वो एसडीडब्ल्यू करते हैं। उसके ऊपर जिले में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। बहुत ज़्यादा जो भी कार्य होगा बीसी से, चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित है, छात्रावास से संबंधित है, या जो एग्जाम्स कोचिंग चलता है, सिविल सेवा वाला, सारा ये सब मॉनिटरिंग करना होता है। हर्ष अधिकारी हम लोग बात कर लिए हैं, बीपीआरओ बात कर ही लिए हैं, बीसीओ बात कर लिए हैं, एससी वाला बात कर ही लिए हैं, अल्पसंख्यक बात कर गया। ये हम लोग देख लेते हैं एक बार लास्ट रैंक किसको कहाँ रखा जाए। देखिए, ये आपका फील्ड और हमने लिखा है कि जिसको पसंद है कि हम आपको आगे पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, हमको अच्छे से जॉब करना है, और खूब पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक डीलिंग, और जितना बेहतर हो सके अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करके दें। तो आप सबसे ऊपर रखिए बीएसपी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक लार्जर अपॉर्चुनिटी मिलता है। कई लोगों को पसंद नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, लेकिन फिर अभी रिसेंटली एक लेटर आया, उसमें आपका लेवल 9 से लेवल 5 इयर्स, मात्र 5 इयर्स। सबसे अच्छी बात है कि आप पटना में रह सकते हैं एज ओएसडी बन करके विभाग में, सेक्रेटरी का वगैरह वगैरह। बाकी तो एडीएम फील्ड में रहेंगे तो एडीएम बनेंगे 5 साल बाद, या स्टार्टिंग में आपका ठीक-ठाक रहा तो आप डीसीएलआर बन जाते हैं, डीपीआरओ बन जाते हैं, पीजीआरओ बन जाते हैं, तो वो भी बैड नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं हमेशा तीनों में एक ही रखा हूँ, एक एक पे रखा हूँ। इस पे किन्हीं को पसंद नहीं होगा कि हाँ, स्कूल में गाड़ी का थोड़ा-सा ये ऐसा चीज़ें स्मूथ हो जाती है 1 डेढ़ साल, 2 साल में। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए इसको ऊपर में रखेंगे। केवाईएसपी का ऐसा तो यही है, स्टार्टिंग में आपको लाइन डीएसपी बन सकते हैं, टाइपी डीएसपी बन सकते हैं, तभी आपका एसडीपीओ बनाया जाता है। लेकिन ये भी हाँ, इसमें लेकिन हेक्टिक है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने साइड में रखा है कि जिनको स्टडी करना है, तो स्टडी करना है तो थोड़ा-सा इनको हेक्टिक, इनको आप नीचे रख सकते हैं। अदरवाइज़ सर प्रमोशन किसमें फास्ट है? डीवाईएसपी में प्रमोशन फास्ट है ना? देखिए, प्रमोशन विभाग और गवर्नमेंट अब बहुत ही हर एक डिपार्टमेंट्स का किया है अभी प्रमोशन, और दोनों का अच्छा हो गया है। अभी फिर भी कंपैरेटिवली देखिएगा तो रिकॉर्ड डीवाईएसपी का ज़्यादा अच्छा रहा है अभी तक। लेकिन इस बार सभी लोग का प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोशन अब अच्छा हो गया है। 5 साल, 7 साल में आप, जैसे हमारे डीवाईएसपी है, 10 साल में आप एसपी बन जाएँगे। अगर बेहतर रहा, कहीं का छवि नहीं, उस तरह का नहीं रहा, छवि अच्छी रही, 10 12 साल, 15 साल, मैक्सिमम 15 साल आप आईपीएस कैडर के बन जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और 25 साल में जॉइन किया, 40 साल में एसपी बन गया, बीपीएससी के माध्यम से, तो नॉट अ नॉट अ बैड डील। ठीक है, तो तीनों देख रहे थे फिर। हाँ, सब रजिस्ट्रार बैलेंस्ड पद है, बहुत इंटरेक्शन भी नहीं, कम भी नहीं, और फैमिली टाइम दे सकते हैं। बस क्योंकि देखिए, जब आप जॉब में आते हैं अभी लगता है कि नौकरी, फिर जब आप जॉब में आएँगे तो आपको फैमिली टाइम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पीस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनी चाहिए लेकिन उतना भी नहीं चाहिए। ये फैमिली पीस तो हर व्यक्ति का अपनी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप देखेंगे। जो हमने ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, इसको आप कर सकते हैं, बाकी ये देख लीजिए। तो सब रजिस्ट्रार का भी पद है। सब रजिस्ट्रार के बाद मैंने एआरसीएस रखा है। एआरसीएस इसलिए रखा है कि एआरसीएस जो पद है, ये आपका उसी बीपीएससी से बीसीओ भी आ रहा है, उसी बेसिस से आप एआरसीएस भी आ रहे हैं, और जिला में आपके पास गज़ेटेड है, डीडीओ हैं, लेवल 9 है। उसके साथ-साथ जितने भी आपके कोऑपरेटिव ऑफिसर ऑफिसर्स के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी सैलरी दे रहे हैं, उसका आपका स्थापना आपके पास है, उसकी छुट्टी की, तो एक अच्छा पद है। आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं जिला लेवल पे, उसके एमडी भी होते हैं, अगर वहाँ डीसीओ अगर नहीं हुआ तो डीसीओ भी आप बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। तो ठीक-ठाक पद है, और रजिस्ट्रेशन का काम है, तो बहुत आप
मिल पे राइस मिल्स पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये आपका है। अदरवाइज आप बीसीओ से काम, तो ये मिला जुला के एक अच्छा पद है और बहुत लोड भी नहीं, कम भी लोड भी नहीं है, बैलेंस्ड है। एलएस का भी वही है, एलईओ का रिपोर्टिंग, आप एलईओ से रिपोर्ट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी स्कीम्स है, बाकी सैलरी उसका देना है, पेमेंट होना है, ये सारा काम एलएस के माध्यम से ही हो रहा है ये भी। लेकिन एआरसीएस में ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि एआरसीएस का ज़्यादा वाइड है और ये ज़्यादा, इसका प्रमोशनल भी अच्छा है और आगे भी आप, ये कॉपरेटिव डिपार्टमेंट जो है राइजिंग डिपार्टमेंट है, इसलिए दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी बनाया गया। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा स्कोप है, वाइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने का भी और हर तरीके से आप एक्सप्लोर भी करेंगे, तो एआरसीएस को ऊपर रखेंगे। शुगर केन भी उभरता हुआ है, अभी जिस तरह शुगर मिल का बात हो रहा है, तो जिनको बैलेंस रखना है कि नहीं या जिनको पढ़ाई करना है तो शुगर केन नीचे रख दीजिए। अब इसमें ये तीनों जो पद है आपका, बीच का पद है, आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। अब तो ऐसा हो गया कि हर डिपार्टमेंट में लोड्स रहता ही है, फिर भी ये नहीं है कि आप इतना परेशान हो गए। जैसे अब ब्लॉक लेवल का जो पद होता है, उसमें आपको डायरेक्ट ग्राउंड पे बात करना होता है, चाहे जनप्रतिनिधि से हो, आम जनता से, तो थोड़ी-सी हेक्टिक ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। क्योंकि होता है ना कि आप सबसे आप नीचे वाले को हैंडल कर रहे हैं, तो उसको समझाना-बुझाना, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस पता नहीं है। आप ऑफिसर्स को समझा रहे हैं, थोड़ा-सा एक समझदार व्यक्ति को समझा रहे हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है पब्लिक से, रिपोर्टिंग एक तरह से ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से रिपोर्टिंग लेते हैं, तो ये भी ठीक है, आप बीच में रखेंगे, लेवल 9 है, गज़ेटेड है, गाड़ी है, दैट्स व्हाई इसको बीच में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक रखा हूँ कि आप स्टडी करना चाहते हैं, तो बीपीआरओ को मैं वहाँ ऊपर रखा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं बैलेंस्ड में या यहाँ पे, क्योंकि फील्ड वाला है, आपको मज़ा आना, काम करने में मज़ा करना है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। आप और क्या को पढ़ाई नहीं करना है, आप और ऊपर रखिए, अच्छे से ग्राउंड पे विज़िट करिए। अगर पढ़ाई करना है, फिर नीचे आ जाइए। इसलिए नीचे रखा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा बीपीआरओ से ज़्यादा हेक्टिक काम आलों का होता है, क्योंकि वो अंचल का काम ही इतना, जितने भी ज़मीन है, और ये ऐसा चीज़ है कि ज़मीन क्या है कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है और इतने लॉ जो हैं इतने कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, जमाबंदी, तो वो थोड़ा-सा है। तो आप देख लीजिए, और इसमें बैलेंस्ड में मैं ऊपर रखा हूँ कि आप फिर देख लीजिएगा। और ये एचडीडब्ल्यूओ अनुमंडल लेवल का पद है, हालाँकि इसमें गाड़ी अवेलेबल नहीं है आपको। अनुमंडल में रहेंगे, एटलीस्ट ये होगा कि आपको थोड़ा-सा फैमिली टाइम दे पाएँगे, बैलेंस्ड है। लेकिन वो भोकाली या आप जो पब्लिक इंटरेक्शन वो नहीं होगा। देख लीजिए आप लोग। बीपीआरओ हो गया, फिर बीसीओ भी वही, उसके पास भी लेवल 7 है, नॉन गज़ेटेड है, गाड़ी नहीं है, तो थोड़ा बीपीआरओ को नीचे रख सकते हैं। और फिर बीडब्ल्यूओ, फिर बीडब्ल्यू मैजिस्ट्रेट, यही रहेगा। तो हमने ये रख दिए, देख लीजिए यहाँ पे आप स्टडी के हिसाब से बैलेंस्ड लाइफ, फैमिली लाइफ और साथ-साथ जिनको अपना अच्छे से एजुकेशन करना है, तो बताइए, एक क्वार्टर कोई वाला सब बना कन्फ्यूज़न है? दीजिए, जो जिला में पद है ना, जो जिला में रहने वाला हाँ, हो, जिला का जिला पद, एक क्वार्टर देखिए बना। जिला का पद, देखिए जिला का पद जो है ना आपका, ये सारा जिला का पद है। ये सारा आपको जिला का पद है। इसमें आरओ को छोड़ दीजिए। 10 तक ये अनुमंडल का पद है, ये सब डिवीज़न कैडर है और ये ब्लॉक कैडर है, मतलब ब्लॉक लेवल पे पद है, सब डिवीज़न लेवल का पद है, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है। अनुमंडल लेवल का पद एक ही है, सब डिवीज़न वेलफेयर ऑफिसर बीसीवीसी, बाकी ये सारे पद जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और ये आपका ब्लॉक लेवल, सारा ब्लॉक लेवल का। क्लियर है कि नहीं? कुछ पूछना है तो आप नाउ यू कैन रेज़ द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चंस, सर अदरवाइज़ मेरी तरफ आवास से वगैरह किन में मिलता है, किनका आवास है, किनका अपना स्वयं का कार्यालय है? देखिए, आवास का जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आवास की दिखते हैं। जो जिला सॉरी पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बेहतर है, वहाँ सबको आवास मिलता है। अदरवाइज़ आपको एचआरए मिलता है, उस एचआरए से अपना आवास रहिए। कई ब्लॉक में भी है जहाँ पे नया बिल्डिंग बन गया है, वहाँ तो हर एक ऑफिसर के लिए
आवाज़ से, कई ऐसे हैं जहाँ पे वीडियो सीओ के लिए भी आवाज़ नहीं है। तो ये डिपेंड कर रहा है, जहाँ नए आप अच्छे ज़िले में जाएँगे तो मैंने बताया ना कि एडीसी को भी गाड़ी इंडिविजुअल गाड़ी मिल जा रही है जाते के साथ ही, आवास मिल जा रहा है जाते के साथ ही। कई जिले हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ना गाड़ी मिल रही है, ना आवास मिल रहा है, कंबाइंड गाड़ी मिल रही है, आवास भी आप अपना अरेंज कीजिए और उसके बदले एचआरए मिलेगा। तो ठीक है, वो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बाकी जैसे कि एसडीएम आप मान लीजिए आप डीपीआरओ बन गए, डीसीआरओ बन गए तो आपको मिलेगा आवास। फिर वैसे में ही आप एसडीपीओ बन गए तो आवास मिलेगा। सब रजिस्ट्रार है, इनके पास भी आवास जिला के डिपेंड करता है। अदरवाइज़ एचआरए मिलेगा। एआरसीएल से डिपेंड करेगा वहाँ है कि नहीं, ऑफिसर्स कॉलोनी में ऑफिसर्स क्वार्टर्स है अवेलेबल कि नहीं, है तो मिलेगा, नहीं तो फिर अदरवाइज़ एचआरए लीजिए। एलएस का भी वही सीन है, इन लोग का भी वही सीन है। हाँ, गाड़ी आपका सारे में है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पद हैं, उसमें सारे में गाड़ी मिला हुआ है। ये अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट ऑफिस अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफिस क्या, आपको डीएम को तो रिपोर्ट करना ही है ना, बाकी सब जहाँ डीएम झंडा फहराया जा सके 15 अगस्त 26 जनवरी में। झंडा फहराना है। हाँ, तो जैसे देखिए, आप ऐसा नहीं है जैसे आप अब मान लीजिए आप एसडीसी बनते हैं, ठीक? अब एसडीसी में मान लिया आप डीपीआरओ बनते हैं, वो तो आप जिला समाहरणे में ही झंडा फहराएँगे। हाँ, अब ये एलिस्ट है, अपना अलग झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं, वो कलेक्ट्रेट में झंडा फहराता है या एक जगह चिन्हित होता है, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जाते हैं। अलग से डिस्ट्रिक्ट लेवल में समान तौर पे नहीं झंडा फहराया जाता है। वो अपना शौक है कि आपको फहराना है, जैसे डीवाईएसपी क्या फहराता है, उनका अपना ऑफिस होता है। जब एसडीपीओ बनते हैं तो ये लाइन में फहरेगा, तो लाइन डीएसपी फहराएँगे या एसडीपीओ ऑफिस है वहाँ फहराएँगे। अदरवाइज़ क्या होता है, कंबाइन ही फहराता है, जैसे एसडीएम में। तो अब एसडीएम ऑफिस में फहरेगा तो उसमें जाकर के एसडीपीओ जाएँगे और बाकी साथ में भी फहरता है। तो इसमें झंडा फहराने वाला जब बात करेंगे तो जहाँ इंडिपेंडेंट है इसे फहराने का तो फहरा सकते हैं। एलएस वाला भी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में फहर गया तो जहाँ पे उसका अलग ऑफिस है तो वहाँ फहराएँगे। अब कई जगह कलेक्ट्रेट जो है उसमें सारे का वहीं पे है ऑफिस, तो जहाँ पे फहरता है झंडा वहीं सब लोग वहीं रहेंगे। अब किन्हीं का बिल्डिंग अलग जगह पे है तो वहाँ पे अलग में फहराते हैं, डिपेंड करता है। जैसे अब ब्लॉक लेवल पे क्या है कि सीओ, बीडीओ, पीपीआरओ जितने प्रोडक्ट ऑफिसर्स हैं, एक ही साथ फहरता है झंडा। वहाँ प्रमुख जनरली झंडा तोलन करते हैं। हाँ, सीडीपीओ का एक अलग ऑफिस है, अलग सेटअप है, दैट्स व्हाई सीडीपीओ का अलग फहरता है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का अलग फहरता है, इसलिए फहरता है क्योंकि उसका एक अपना बिल्डिंग है, कृषि भवन। पहले नहीं था, साथ में फहरता था। जिसका अलग बिल्डिंग अपना बन जाएगा, जैसे कि बीपीआरओ का बात हुआ था कि पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनना था, अभी तक नहीं बना है, वैसा बनेगा तो फिर ऐसा तो वो डिपेंड करता है। तो आपका अपना अलग बिल्डिंग है, अलग सब कुछ है, तो फहराइए, नो इश्यू। सर ये ओके है? डीएसपी का ट्रेनिंग काफी टफ होता है क्या? गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है? क्या-क्या? फिर से बताइए। ये गैजेटेड नॉन गैजेटेड क्या होता है सर? गज़ेटेड अनगज़ेटेड ये होता है कि गज़ेटेड का मतलब ये हुआ कि वो जो उसके नियोक्ता होते हैं ना, वो राज्यपाल होते हैं डायरेक्ट। उनकी साइन से वो सिग्नेटरी होते हैं और साथ-साथ आपका गज़ट नोटिफ़िकेशन में वो नोटिफ़ाइड होगा। और छुट्टी वगैरह अगर किसी तरह का ईएल जब होगा सैंक्शन या जब हटाना होगा, किसी तरह का सस्पेंशन होगा, कार्रवाई होगा, तो लोक भवन, पैतराज भवन, लोक भवन से अनुमति लेना पड़ेगा, तभी उसको डिसमिस किया जा सकता है। सर ये डीएसपी का ट्रेनिंग काफी टफ होता है क्या? काफ़ी टफ क्या होगा? नहीं है टफ, अरे वो आदमी सीख जाता है, कुछ नहीं है। यंग वो आदमी है, कल क्या दिक्कत है? कल टफ ये क्या होगा? उज्जवल प्रकाश जो टॉपर है ना, वो अपना वीडियो डाला है, तो उसमें बोला कि काफी टफ 10 किलोमीटर का रनिंग है करना वगैरह, तो अरे तो फिर क्या हो गया 10 किलोमीटर? आप सीख जाएँगे, करना क्या है वहाँ? टफ ये है। कौन-सी बड़ी टफ है तो ठीक है ना, वो टफ देखिए, आप एक डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, आपको चोर को पकड़ना है, तो आप उतना तो रफ एंड टफ बनाया जाएगा ना आपको। 10 किलोमीटर दौड़ना क्या है, दौड़ लीजिएगा। कौन-सा वहाँ पे ये होता है कि नहीं
आप जब धीरे-धीरे दोहराया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार दोहरा दिया गया है, सीख जाएँगे आप। टफ तो होता ही है, कोई चीज़ आसान थोड़ी है सर जीवन में। हुँ, सर बताइए। जो आगे स्टडी जारी रखना चाहते हैं उनको डीवाईएसपी का पद कौन से नंबर पे रखना चाहिए ताकि ज्यादा सवाल भी ना आए कि आप इतना नीचे क्यों रखे जो मिडिल में हो। देखिए मिडिल में रखना है तो आप देखिए चौथा प्रश्न पे रख दीजिए, 4 नंबर 5 नंबर पे रखिए। क्योंकि सर बाद में तो सवाल आएगा कि इतना नीचे आप क्यों रखे अभी रुचि को हाँ, तो लेके या कुछ। समझे 4 नंबर 5 नंबर पे रख सकते हैं। ओके सर। सर हाइट इशू है तो डीएसपी का पोस्ट रखना चाहिए या फिर उसको नहीं नहीं, लेना? रखिए। ओके सर। रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका अपना डिस्कशन है, आपका हाइट एलिजिबल है कि नहीं है वो समझे। हाँ, बताइए। सर कितना हाइट मांगा जाता है डीएसपी में? शायद 152 या मैं एग्जैक्ट मुझे मैं देखा हूँ नहीं हूँ। कोई बताइए। 155 सर है एक ना? डाउट है, 5 फीट 2 इंच। हेलो 5 फीट 2 इंच। हाँ, बताइए। सर, एक डाउट है, जैसा कि मैं 69 बीपीएससी दिए हूँ, इंटरव्यू में छट गए थे। उस समय मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, एमएससी नहीं हुआ था। अभी मेरा एमएससी फाइनल हो गया है, तो हाँ, क्या उस समय एमएससी से भी क्वेश्चन उठ सकता है? 70 का बात कर रहे हैं आप? नहीं, 69 बीपीएससी का। हाँ। उस समय मेरा एमएससी नहीं हो चुका था, इस समय अभी मेरा हम्म। एमएससी हो गया है। इसका मतलब है मेरा कि जैसे मेरा एमएससी से भी क्वेश्चन उठेगा। तो आप डाले हैं ना, उसमें दिए हैं हाँ इन्फॉर्मेशन, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, डाले हुए हैं, हाँ, तो बिल्कुल पूछा जाएगा। तो पूछेंगे। पूछा जाएगा ना? हम्म। अच्छा, थैंक यू सर। बताइए, नहीं और कोई प्रश्न है? नहीं सर, यही डाउट था हमको कि इसे, ओके। हम्म। इसीलिए फिर फाइनल कर लिए। ठीक है। रजिस्ट्रार को सर फर्स्ट प्रेफरेंस डालने पे तो क्वेश्चन कुछ उल्टा उठा देगा ये लोग। क्वेश्चन उठा जाएगा। देखिए, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो यू कैन टेक अ रिस्क, नहीं तो अदरवाइज मैं सर, कहूंगा कि सेफ साइड के लिए। जिस समय इंट्रोडक्शन बट देंगे ये उस समय मतलब अगर हम रिस्की है नहीं ना। बताए तो? नहीं बताएं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो पूछेंगे तो फिर ये हो जाएगा ना। देखिए, मैं और ये अगर कहूंगा कि अगर आप अनएम्प्लॉयड, मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं देन यू शुड नॉट टेक अ रिस्क। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आप रखिए। उसका जवाब यही है। देखिए, उसका जवाब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू की बात होती है। तो अगर बेहतर तरीके से रेवेन्यू मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या जो प्रॉपर्टी का जो एसेट मैनेजमेंट हो, या डाइवोर्स एडॉप्शन का सिस्टम बेहतर तरीके से हो, तो क्राइम रेट कमेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारा लॉजिक है, बट यस डिपेंड करता है ना कि उनका मूड क्या है, वो किस नहीं सर, माइंड हेलो सेट सर। से है ना, किस माइंड सेट। तो हम लोग क्यों रिस्क लें? जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वो रिस्क ले। बताइए। यस सर, अच्छा अगर हम अदरवाइज बताएंगे तो सीएम सर उससे क्वेश्चन हेलो उठ सर। सकता है, अगर नहीं बताए तो क्वेश्चन नहीं उठेगा। यही है ना सर? हाँ, तो मान ली वो तो पूछ लिए, तो कोई ना कोई अगर 4 मेंबर में कोई अगर पूछ लिए फिर तो यस सर। बताइए। चलिए, ओके, और पूछिए हेलो सर। कुछ। सर जैसे डीवाईएसपी जो है, सर जो हाँ, डीवाईएसपी जो है जैसे उसमें तो मुझे जाना ही नहीं है सर, तो मैं यदि मान लीजिए कि उसको मैं लास्ट प्रेफरेंस डाल देता हूँ, तो यदि वो क्वेश्चन करते हैं तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि सर मैं मेडिकली अनफिट हूँ, ऐसा मैं हूँ नहीं। इतना झूठ चलिए सकता है ना सर। तो मेडिकली अनफिट है तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज में मेडिकली अनफिट है, ये आप देख लीजिएगा। कैसा बताइए ताकि वो उससे फिर क्वेश्चन रही नहीं हो। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें दिक्कत है थोड़ा, तो उसमें लेवल 1 2 देख लीजिए आप। ऐसा बोलना है कि वेलकम, अदरवाइज उसमें ये बात जो यूनिवर्सल जवाब होता है कि कोई ना कोई ऑप्शन तो देना ही था, दैट्स वाई सर। या मुझे पुलिस सर्विस में शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं चाहता हूँ प्रशासनिक सेवा आने के लिए ताकि एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरह का आप भी बात कर सकते हैं।
अच्छा सर, सिर्फ एसडीएम से अगर नीचे करे तो उतना तो चलेगा ना, क्योंकि डीवाईएसपी तो बहुत लोग का टॉप चॉइस होता नहीं है। डीवाईएसपी डीवाईएसपी तो लोगों का टॉप चॉइस होता नहीं, तो अगर रजिस्ट्रार को एसडीएम से जस्ट नीचे मतलब सेकंड चॉइस रखे तो वो चलेगा, या फिर उसमें भी क्वेश्चन डालेंगे ये लोग? रजिस्ट्रार को कहाँ रख रहे, एसडीएम के नीचे? हाँ, फर्स्ट चॉइस अगर एसडीएम डाले और सेकंड रजिस्ट्रार डालते हैं तो हाँ रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल इसमें रखना, कोई इस पर में तो रजिस्ट्रार को लेकर के ये नहीं बोलेगा ना कि नहीं नहीं पैसा तो नहीं आ रहा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? सर 70वें बीपीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा मेंस का? रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, अगले वीक में। है कि सोम मंगल हार्डली, बहुत तो बहुत होगा, कितना भी अगर लेट होगा तो फ्राइडे को रास्ता आ ही जाएगा, लेकिन प्रयास है कि सोम या मंगल तक ही देखिए, प्रोबेबली है, थैंक यू सर। लेकिन नेक्स्ट वीक दे ही देगा। सर क्वेश्चन है कि जैसे कि हेलो सर, हाँ क्वेश्चन बताइए। एक बीपीएससी में जो ऐसे चेक होता है, ऐसे चेक होता है, क्या सर उसमें मार्किंग पे मिलती है? दूसरा क्या वर्ड काउंट पे भी मिलता है क्या? नहीं, वर्ड काउंट पे नहीं, बीपीएससी क्या एसे का कर रहे हैं, एसे का मार्किंग कर रहे हैं या डीआई का कर हाँ रहे हैं? सर, नहीं ऐसे का मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो एसे का देखिए मार्किंग, देखिए एक तो पहला नंबर यहाँ थोड़ा सा है, अभी भी वेग है, नॉर्मलाइजेशन चीजें नहीं होती है, तो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है कैसे चेक कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपका डेटा फैक्ट्स वगैरह है, बाकी अगर आप नीचे लिख दिए थे, क्या नहीं लिखे थे? अगर लिखते तो अच्छी बात है, जैसे कि नंबर ऑफ वर्ड्स सर लिख दिए तो और सर अच्छा चीज है, मैंने नहीं लिखे कोई बात नहीं। ऐसे मैंने काफी अच्छा से लिखा है, लेकिन मैंने सब ऐसे को 600 वर्ड में लिखा है, क्योंकि मुझे टाइम कंस्ट्रेंट पड़ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन जो एटलीस्ट 700-800 में था ना कम से कम, ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो सा एग्जामिनर पे यहाँ डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे नॉलेशन वाला बात यहाँ पे नहीं होता है, यूपीएससी में होता है, ये थोड़ा सा है सर कि मैंने टूल्स जैसे है। प्रीवियस ईयर कुछ पेपर देखे थे, तो जिस हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट ने 500 से 400 में वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन वो लोग अच्छे मार्क्स पाए थे, जैसे कि 180 लास्ट ईयर का 170। तो थोड़ा सा ये इम्पार्शलिटी की गई थी हिंदी इंग्लिश को लेकर के, अदरवाइज टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ये सब अब मत सोचना है, अच्छे होपफुल रहिए, बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्ट टू द गॉड, बाकी अपना मेन इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, कट समय ऑफ खुद कितनी जा लिए। सकती है सर? कट ऑफ वही 430-40, तो सर इस हार्डली बार तो मैक्सिमम। डिफरेंस कैटेगरी में डिफरेंस भी ज्यादा हो सकता है ना, कैटेगरी वाइज? 420 से 440, हम बहुत मैक्सिमम टू मैक्स 440 तक जाना चाहिए। ओके सर, तो जैसे कि यूआर का कट ऑफ घट रहा है, जैसे नंबर बढ़ी है, हम्म सीटें बढ़ी है सर, तो यूआर के हम्म। कट ऑफ में बाकी कैटेगरी के कट ऑफ में गैप भी बढ़ेगा क्या? हाँ गए बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, क्या? ओके, थैंक यू सर। सर ओके। जैसे जनरल का पिछले साल 460 के आसपास कटअप था और ईडब्ल्यूएस का 440 था, सर 20 मार्क्स का डिफरेंस था, तो सर अब इस बार भी 20 मार्क्स ही रहेगा कि ज्यादा हो सकता है? नहीं वही 4-5 नंबर बढ़ सकता है, मतलब जैसे 440 था तो क्या 435 भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए अब ये सब आपके हमारे हैंड्स में है नहीं, है ना, ये सब बस भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट देवता को, और क्या, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। सर हम्म सर मैं 69 यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट देख रही थी, तो उसमें हाँ जो हाँ। अलॉटेड रिजर्वेशन रूस्टर वैकेंसी होता है, तो उसमें किसी हम्म। किसी कैंडिडेट को सर एक से ज्यादा भी अलॉटेड वैकेंसी था, तो क्या उनको मतलब एक से ज्यादा सीट मिलती है क्या सिलेक्शन के बाद? नहीं नहीं नहीं, हमारे बीपीएससी में जो नियम ये है कि जो कैडर अलॉट होता है ना, वो पहले जनरल मार्क्स देखा जाता है, और जैसे सपोज करिए कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स 550 है, कट ऑफ गया है 540 जनरल का, तो अगर उसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है जनरल कैटेगरी से मिल जा रहा है तो उससे दे देगा, और वो अगर बीसी का है, मतलब वो बिलोंग करता है स्टूडेंट बीसी कैटेगरी से, तो फिर उसको बीसी में जाकर देखेगा बीपीएससी,
कि बीसी से उसको पोस्ट प्रेफरेंस अगर मान लीजिए पहला डाला है एसडीसी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बीसी से मिल रहा है तो बीसी से दे देगा, अगर जनरल से जनरल से दे देगा। तो उसमें नुकसान ये होता है कि अगर उसको जनरल से मिल जाता सीट अलॉट हो जाता बीएस तो एक और बीसी का बच्चा आ सकता था, ये होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है कि अगर बैकवर्ड या एससी या एबीसी अगर वो जनरल में चले गए, जनरल मार्क्स से ऊपर ले आए, तो फिर उसको जो अलॉटेड होगा वो जनरल अलॉटेड होगा, भले वो बीसी से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अलॉटेड कैटेगरी जनरल दिखाएगा। सिर्फ कैटेगरी का फायदा पोस्ट प्रेफरेंस में हो सकता है, अदरवाइज अगर आप जनरल मार्क्स से ऊपर ले आए हैं तो ज्यादा बेनिफिट है नहीं कुछ। और सर अगर प्रीलिम्स या अगर कैटेगरी मतलब प्रीलिम्स अगर रिजर्वेशन से हो और कट ऑफ जनरल वाला क्रॉस हो जाए मेंस में, तब फिर क्या होगा? फिर भी जनरल से ही काउंट होगा। अगर जनरल मार्क्स से ऊपर आप अगर जनरल मार्क्स से ऊपर ले आए हैं, आपको जनरल मार्क्स से ही आपका मन चाहा पोस्ट प्रेफरेंस मिल गया तो दे देगा, नहीं मिलेगा तब आपके कैटेगरी में जाकर दिखेगा। नियम बस इतना ही है, सिंपल सा नियम ये है कि आपका मार्क्स कैसा है। अगर आपका मार्क्स जनरल कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है तो आपको जनरल मार्क्स से आपका पोस्ट प्रेफरेंस मिलाएगा। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपका एसडीएम है, ठीक, और आपका जनरल मार्क्स से ऊपर 530 कट ऑफ गया, आपका 550 है, तो आपको पहला प्रेफरेंस ही मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तब जाके फिर वो कैटेगरी में जाकर देखता है कि कैटेगरी सर में यहाँ पहला पे किसको। प्रीलिम से कोई मतलब नहीं है सर, क्या प्रीलिम्स में नहीं नहीं, जनरल से पास एक कर अच्छी रहे हैं? बेनिफिट नहीं, बेनिफिट बात है ये। यूपीएससी में क्या होता है कि अगर आप ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं तो देन यू विल बी इन ओबीसी टिल द फाइनल रिक्रूटमेंट, जबकि यहाँ पे एक अच्छा है, प्रिविलेज है, अभी तक कंसीडर करती है इतना यूपीएससी। ठीक है फिर, और और सर कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए। हाँ सर, सर ये पूछना